चलो, तो स्टार्टिंग करनी है कहाँ से हमें, जो कैपलर के नियम। तो कैपलर के 3 नियम, ये तीनों नियम कैपलर के बहुत आते हैं पेपर में, तो इसे शुरू करेंगे। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सुनो। एक ये कैपलर के जो लॉ मैं पढ़ा रहा हूँ, इस कैपलर के लॉ को देखा गया कि पेपर में बहुत पूछे जाएंगे, तो इसके 3 नियम हैं। तो आप लोगों को मैं आज ये तीनों नियम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दूँ। तो इसको आप ना साइंस में, मतलब साइंस का अलग रजिस्टर बना लेना और उसमें नोट कर। साइंस में तक जो हमने पढ़ाया था वो पढ़ा था आइज, और क्या पढ़ाया था साइंस में, आइज के साथ तुम लोगों को लाइट में पढ़ा देना मैक्सिमम चीजों। तो जो लाइट में मैंने चीजें पढ़ा दी थी उन्हें आप नोट कर लें, या कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं करा तो कर लेंगे। इसके साथ में आप कैपलर के नियम पढ़ेंगे ढंग से, ये कैपलर के नियम खूब आते हैं पेपर में, और इनके नोट्स बना देंगे। और बाकी चीजें जो कराएंगे साइंस में, जब हम स्टार्टिंग करेंगे साइंस की तो वहां कवर करेंगे। अभी बात करेंगे किसमें, कैपलर के तीनों नियम की। अब कैपलर के नियम को जानने से पहले, अगर हमें नियम को जानना है तो इस नियम को जानने से पहले ना आप सब ये समझो कि कैपलर ने जो नियम दिए, तो कैपलर से पहले कौन कौन आया और उसने क्या क्या बात की। जैसे यहाँ पर मैं आपको 2 थ्योरी बताऊंगा, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी, कौन सी, जियो, और एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। एक जियोसेंट्रिक थ्योरी होकर और एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक में क्या होता है और हेलियोसेंट्रिक में क्या होता है, उसके बाद दिखाई देंगे हमें कौन, कैपलर। तो कैपलर से पहले कौन कौन व्यक्ति है उनके बारे में जान लेते हैं, और कैपलर के बाद कौन कौन है उनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो इसमें हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाएंगे जो मैंने बात लिखा है, तो उसमें हेडिंग बनाओ कैपलर के नियम। अब सुन, पहला, जो कैपलर थे, ये कैपलर ना न्यूटन से पहले थे। कैपलर किससे पहले थे, न्यूटन। सब लिखवाता रहूंगा, सुनते चलो। कैपलर न्यूटन से पहले, तो कैपलर जो न्यूटन से पहले थे, तो उन्होंने, कैपलर ने न्यूटन से पहले होने के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार जो ग्रह हैं, किस प्रकार जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। इस चीज को उसने, उन्होंने बताया, किसने, कैपलर ने बताया। तो पहले इस पॉइंट को लिखो, उसके बाद क्लियर करता हूँ। लिखो, लिखो, कैपलर न्यूटन से पहले थे, कैपलर न्यूटन से पहले थे, और कैपलर ने, और कैपलर ने 3 नियम दिए, और कैपलर ने 3 नियम दिए, और इन नियम में उन्होंने बताया कि कोई ग्रह, और इन नियम में उन्होंने बताया कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है, पैराग्राफ पैराग्राफ चेंज कर देना यहीं से। कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन यहां पर, लेकिन यहां पर उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन यहां पर इन्होंने, इन्होंने यानी कि कैपलर, कैपलर ने ये स्पष्ट नहीं किया, ये स्पष्ट नहीं किया कि ये ग्रह किस कारण से, ये स्पष्ट नहीं किया कि ये ग्रह किस कारण से परिक्रमा करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं, किस कारण से सूर्य के ओर चारों चक्कर, सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। अब समझ, कैपलर ने यह कहा कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगता है, ये कैपलर महोदय, और ये न्यूटन महोदय। कैपलर ने यह कहा कि ये सन है, अलग साइड लेते हैं उसमें, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना।
जो चीज चल रही है, क्या चल रहा है, कैप्लर के नियम। तो ये माने हम सन है, सन है, सही दिख रहा है, ये सन है। अब कैप्लर ने ये कहा कि जो भी ग्रह हैं, इस ग्रहों को मैं ज्योग्राफी में खूब अच्छे से क्लियर करूंगा। ज्योग्राफी में आपका दक्षिण भारत पूरा हो गया, लगभग 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 सब पूरा हो गया। अब उसमें हम कहाँ पर आएंगे, दक्षिण भारत की नदियां, नदियां पढ़ते साथ, पठार पढ़ते साथ हम कहाँ एंट्री करेंगे, नॉर्थ में। और नॉर्थ को बहुत जल्दी खत्म कराकर हम एंट्री मारेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जब मैं आऊंगा तब मैं आपको ब्रह्मांड से पढ़ूंगा, है ना, और ब्रह्मांड के भी आगे से। और उसी समय मैं आपको कालखंड भी बताऊंगा कि कब मानव आया था, किस तरह के पृथ्वी पे जन्म हुआ था, किस तरीके से चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई थी। तो पूरा कालखंड ज्योग्राफी का वहां बता दूंगा। तो वहां से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हेलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, ये सारी थ्योरी वहां भी हम क्लियर करेंगे और यहाँ भी हम इस पे देखते हैं। तो कैप्लर ने ये कहा कि भाई जितने ग्रह हैं, कैप्लर क्या कह रहे हैं, जितने ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर काट रहे हैं। तो सबने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, काट रहे हैं चक्कर, बढ़िया, काटने लगे। अब कैप्टन महोदय ये तो बता रहे काट रहे हैं। अब किसी ने कहा क्यों काट रहे हैं, क्या आपने कहा चुप करो, काम करो अपना, तो मैंने पता कुछ, बस काट रहे हैं भाई, इतना तो हमने बता दिया। इससे पहले किसी दिमाग में आया था आगे यहाँ पर क्यों काट रहे हैं, क्यों का जवाब नहीं दी, ये तो बता दिया। अब जैसे तुमने कहा, मैंने कहा भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab। आपने कहा क्यों है जी ऐसा, मैं कहा चुप करो, बस सीधे सीधे से याद करो, समझ में। कारण नहीं बता रहे कि है। किसी ने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और तुमने पूछा क्यों, चुपचाप रहो, इतना नहीं आता पेपर में। कारण स्पष्ट नहीं कर रहे ना, तो कारण स्पष्ट नहीं कर रहे कैप्लर महोदय कह रहे हैं कि भैया जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि कैप्लर के जो नियम थे वो ग्रही गति से संबंधित हो गए। अगर वो ग्रही गति से संबंधित हो गए तो उसमें सूर्य भी आ गया। तो सूर्य के साथ ग्रहों का चक्कर लगाने के बारे में जो व्यक्ति बता रहे हैं वही है कैप्लर, पर वो कारण नहीं बता रहे। उस कारण को स्पष्ट कर रहे हैं कौन, ये चक्कर क्यों लगाते हैं, ये चक्कर क्यों लगाते हैं, तो इस कारण को स्पष्ट कर रहे हैं न्यूटन। इसीलिए मैं इसमें न्यूटन भी पढ़ाऊंगा और इसीलिए मैं इसमें कैप्लर के तीनों नियम। बात क्लियर हो रही है। तो कारण नहीं स्पष्ट करे, बस ये बता दिया कि भाई ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर हुई बात। कारण को किसने बताया, न्यूटन ने। तो लिखे कारण को स्पष्ट किया न्यूटन महोदय ने, कारण को स्पष्ट किया न्यूटन महोदय ने। बहुत ध्यान से करना, कैप्लर के नियम में से अभी मार्शल पेपर देकर आया था तो इसी के एग्जाम में पूछ सकता था। कैप्लर का तीसरा नियम, पता नहीं दूसरा कौन सा पूछा हुआ था, तीसरा। तो मैं तीनों नियम क्लियर करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब एक ऐसे सब हेडिंग से बना, नियम को जानने से पहले कुछ लिखो, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब देख, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात समझो कि जो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ज्योग्राफी के लिए अभी इतना समझा। ब्रह्मांड सभी वर्ड से तो परिचित है ना, ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड के बारे में समझो। पहले स्टार्टिंग में जब मानव था तो मानव किस पे रह रहा है, पृथ्वी पे। अब वो मानव ये देख रहा है क्या, एक ये चीज है गोल गोल सी, ये डेली इस दिशा से निकलती है और इस दिशा में चली जाती है, और जब ये चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है ना। इसका मतलब है ये जो चक्कर काटने में लग रहा है, ये उस चीज के चक्कर काट रहा है जिस चीज पे हम रह रहे हैं। और हम किस पे रह रहे हैं, पृथ्वी पर। ये उसके दिमाग में आया कि जो हम रह रहे हैं उस प्लेनेट का नाम है, मतलब धीरे धीरे जैसे विकास हो रहा है उसका नाम है अर्थ। और इस अर्थ के चारों ओर ये चीज है जो चक्कर काट रही है, समझना ध्यान से, है ना। इसका मतलब अर्थ केंद्र में है, अर्थ का है केंद्र में। एक होते केंद्र सरकार और एक होते राज्य सरकार, छोड़ ज्यादा मिक्स हो जाएगा अभी इतने सा। इन व्यक्तियों ने ये सोचा कि जैसे पृथ्वी, ये व्यक्ति हैं ये पृथ्वी पे रहते हैं, ऐसे मानो यहाँ रह रहे हैं ये पृथ्वी पे, है ना, ये सब यहाँ पर है, इसी पे तो है पृथ्वी पे। जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब बताऊंगा, क्रस्ट, मेंटल कोर, ज्वालामुखी, भूकंप, सब इतने अच्छे ढंग से पढ़ा के चलेंगे आप लोगों को कि आप अब तक जो आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे सोचो साइंस में आपको डाउट नहीं रहा
हिस्ट्री में डाउट नहीं आ रहा तो फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में डाउट आने नहीं देते, वो तो और अच्छे से clear, ठीक है। तो पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत पहले की, मतलब मान लो 100 एडी के आसपास की, 100 एडी यानी कि 100 ईस्वी। अब तुम्हें एडी बीसी सबका ज्ञान है, उस ढंग से पढ़ते हो आप तुम लोग, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऊपर ऊपर ज्ञान है। अब अगर कोई यूनेस्को की बात करे तो तुम्हें पूरा ज्ञान है, यूएनओ क्या था और यूनेस्को क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, सब पता है, भारत की स्थिति क्या है, ऐसे तुमने पढ़ा है यूएनओ को। बात क्लियर हो रही है। तो स्टार्टिंग में 100 एडी के आसपास की बात, कब की, 100, तो ये तो बहुत पहले का टाइम हो गया, बहुत पहले। तो इन्होंने ये सोचा, इस समय जो व्यक्ति थे पृथ्वी पर रह रहे, उन्होंने सोचा कि भाई हम तो बिल्कुल सेंटर में है और एक आदमी यहाँ से निकलता है, अरे ये जाके यहाँ छुप जाता है डेली। उन्होंने कहा इसका मतलब हम तो हैं केंद्र में और इसके चारों ओर चीजें चक्कर काट रही हैं, हम हैं केंद्र में और इसके चारों चीजें चक्कर काट रही है। और यही अवधारणा निकली कि भगवान ने, है ना, यानी मान लो ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे ही बनाया होगा कि हमें रख दिया केंद्र में और सब हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो केंद्र में क्या है, केंद्र में है पृथ्वी, जियो। केंद्र में क्या है, पृथ्वी, जियो। जियो है किसमें, सेंटर में, जियो सेंट्रिक। तो ये जियो सेंट्रिक थ्योरी जो देने वाले व्यक्ति थे 100 एडी में, वो थे टॉलमी। कौन थे, टॉलमी। तो टॉलमी ने ये कहा कि भैया पृथ्वी तो है बीच में और सब उसके चारों तरफ चक्कर काटने में रहे हैं। ऐसा ही भगवान ने हमें एक रैप तैयार करके दिया है, ऐसे ही एक नेचर तैयार करके दिया है। तो हम ऐसे समझो, जिसको जितनी समझ में उतनी तो बात करेगा। आज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो तुम बोलोगे भाई ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेकार, नहीं आती बस। आज तुम्हें ज्योग्राफी के बारे में दक्षिण भारत आता है, तुम्हें सारे दर्रे के बारे में पता है, तुम्हारे बड़े आसान है। और जिसने नहीं पढ़ी, अब यार दक्षिण भारत समझ में ही नहीं आता, बात समझ में आ रही। तो जो हमें समझ में आता है हम उसी पे बात करते हैं। तो समझ में क्या आ रहा है कि हम बीच में हैं और सब इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इसका मतलब है कि भैया पृथ्वी है केंद्र में और पृथ्वी केंद्र में है, इसी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना, जियोसेंट्रिक थ्योरी से आप क्या समझते हैं। तो नीचे आएगा पृथ्वी केंद्र में और उसके चारों सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं, दूसरा आएगा सूर्य केंद्र में और उसके चारों सभी चक्कर काट रहे हैं, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या आएगा, पृथ्वी केंद्र में और उसके चारों ओर सब चक्कर काट रहे हैं। तो ये हुआ पहला हमारा सिद्धांत। तो हेडिंग डालो जियोसेंट्रिक सिद्धांत, हेडिंग बनाओ जियोसेंट्रिक सिद्धांत। लिखो, जियोसेंट्रिक का अर्थ है, जियोसेंट्रिक का अर्थ है, बच्चों समझ में आ रहा है ये ठीक से है, क्लियर हुआ बेटा। जियोसेंट्रिक का अर्थ है कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य तथा चांद सितारे सभी पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। सूर्य चांद सितारे सभी इस पे चक्कर काट रहे हैं। पैराग्राफ चेंज कर देना, लिखना। जियोसेंट्रिक में जियो का अर्थ है पृथ्वी, जियोसेंट्रिक में जियो का अर्थ है पृथ्वी और सेंटर का अर्थ है केंद्र। जियोसेंट्रिक में जियो का अर्थ है पृथ्वी और सेंट्रिक का अर्थ है केंद्र, अर्थात जिसके केंद्र में पृथ्वी हो उसी को जियोसेंट्रिक कहते हैं। अर्थात जिसके केंद्र में पृथ्वी हो उसी को जियोसेंट्रिक कहते हैं। आज मैं दोपहर तक इसको इंग्लिश में भेज दूंगा, ठीक है भैया, एक बार वहां से नोट करके मैच कर देना। हाँ दोपहर तक, तीन चार तक है ना। एक बार दोबारा रिपीट करें, सुनो दोबारा तो हमें बताइए। जियोसेंट्रिक का अर्थ, हाँ, जियो का अर्थ पृथ्वी और सेंट्रिक का अर्थ केंद्र, अर्थात जिसके केंद्र में पृथ्वी हो उसे वो कहते हैं जियोसेंट्रिक। क्या गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को, अगर पेपर में आया। इस टॉपिक को कराते ही साथ यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा काइनेमेटिक एंड डायनेमिक और इसके बाद टेस्ट बनेगा कंप्लीट काइनेमेटिक एंड डायनेमिक का। जैसे 72 74 क्वेश्चन वहां करे थे वो रटे हुए होने चाहिए सारे क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही 74 80 क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे, फिर दोनों को मिलाकर 7 दूनी 14 150 क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया।
इस बार तैयारी ऐसे करनी है कि नंबर इसी में आना चाहिए, एनटीपीसी भी ले, जो ग्रुप डी का उसको भी ले, है ना, और कोई पेपर देने वाले एसएससी जीडी आएगा उसका भी, यूपीएसआई 2026 में कंफर्म है ये आएगा जरूर, है ना, तो उसका भी। तो जितने पेपर आ रहे हैं आपके सामने वो सारे कवर करके देने हैं इस बार। क्लियर हो रही है भाई बात सबको? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या जियो सेंट्रिक बोलोगे? जियो सेंटर, जियो मतलब अर्थ, सेंटर मतलब केंद्र में, जिसके केंद्र में पृथ्वी हो, है ना। और इसके बारे में क्या बताया? 100 में लिखो। जियो सेंट्रिक की अवधारणा, बात नहीं करना बेटा, नहीं तो आवाज आपको बहुत सारी जाएगी इसमें, ठीक है, बात नहीं करना फिर करिए। जियो सेंट्रिक की अवधारणा 100 एडी में, 100 एडी के आसपास में जियो सेंट्रिक के बारे में या जियो सेंट्रिक मॉडल के बारे में, ऐसे जियो सेंट्रिक मॉडल के बारे में 100 एडी के आसपास टॉलमी महोदय ने बताया था। टॉलमी महोदय ने बताया था। फिर पैराग्राफ चेंज कर देना, फिर पैराग्राफ चेंज कर देना। तो टॉलमी महोदय ने बताया कि, तो टॉलमी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, आप बताओ। अर्थ। तो टॉलमी महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और बाकी सब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में? तो जियो सेंट्रिक देने वाले कौन थे? तो क्लियर हो? अब धीरे 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 जैसे बात आगे बढ़नी शुरू हुई और मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ, तो मनुष्य के कर्म में ऐसे मनुष्य भी तो आएंगे जो खोज करते हैं, जो रिसर्च करना शुरू करेंगे। तो इन्हीं रिसर्च करने में एक व्यक्ति निकल के आया है जो भारतीय गणितज्ञ थे, और भारतीय गणितज्ञ का नाम आप जानते हैं, उनका नाम था आर्यभट्ट। और इनके आते ही इन्होंने तो रूपरेखा ही चेंज कर दी। इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी जो है ना, तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी केंद्र में है? जो टॉलमी ने बताया, ये 500 ईडी के आसपास की बात चल रही है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन देके जा रहे हैं? टॉलमी। और ये जो है जिनका नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में है, केंद्र में कौन है? सन। और सन को ही बोलते हैं हेलियो, क्या बोलते हैं? हेलियो। और यहां से निकली हेलियो सेंट्रिक थ्योरी। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताने वाले कौन है स्टार्टिंग में? आर्यभट्ट। फिर इसी के काम को और आगे बढ़ाएंगे भास्कराचार्य, और साथ में आएंगे आपके ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। उनके बाद आएंगे कॉपरनिक्स। कौन आएंगे? कॉपरनिक्स। फिर उसके बाद आएंगे गैलीलियो। कौन आएंगे? गैलीलियो। फिर आगे आएंगे न्यूटन। आपने गैलीलियो भी पढ़े हैं और न्यूटन भी पढ़े हैं, तो दो चीजें अभी बताएंगे हम, है ना। और इसी में हम बात करेंगे चर्च की। चर्च की पश्चिम में चर्च का बोलबाला बहुत था। चर्च यानी चर्च के जो पादरी होते हैं उनका बोलबाला बहुत था। तो अब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के साथ हम चर्च की भी डिस्कस करेंगे। तो ये हम कब आ रहे हैं? केपलर के नियम से पहले चल रही है चीजें। अभी समझ में आ रहा है? क्लियर हो? अब हेडिंग बनाओ, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी लिखो इसमें। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, इस बात पे भी चर्चा शुरू हुई। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, इस बात पे भी चर्चा शुरू हुई। इस बात पे भी चर्चा शुरू हुई। और इसी चर्चा में कहा गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है।
ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य है। तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, तब भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट किया, तब भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट किया कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और इसे कहा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसे कहा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इन चीजों को हम कहां पे और अच्छे से कवर करेंगे? ज्योग्राफी में, ठीक है, वहां बहुत अच्छे ढंग से हम सब पे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं फिजिक्स प्लान है, इसलिए मैं कम थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ जिससे आपको पता है। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का अर्थ क्या है? कि जिससे केंद्र में क्या हो? सूर्य। और जियोसेंट्रिक का अर्थ क्या है? जिससे केंद्र में क्या हो? अर्थ। क्लियर हुई बात है? ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कर, लिखो। आर्यभट्ट के कार्य को ही अब आर्यभट्ट का कार्य समझ में आ रहा होगा ना, यानी हेलियोसेंट्रिक वाला। कौन सा? हेलियोसेंट्रिक वाला। आर्यभट्ट के कार्य को ही आगे भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त ने बढ़ाया। भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त ने बताया। ठीक है, तो अब इस बात को किसने आगे बढ़ाया? भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो लिखो इसमें, ब्रह्मगुप्त ने ये भी बताया कि पृथ्वी में एक आकर्षण का गुण होता है। पृथ्वी में एक आकर्षण का गुण होता है जिस कारण वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी में एक आकर्षण का गुण होता है जिस कारण वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले बताने वाले ब्रह्मगुप्त ही थे। ठीक है, अब यहां समझ में पॉइंट को पहले देख, यहां पर हमने बात करी कि जो हमारे आर्यभट्ट, उन्होंने कहा भाई केंद्र में कौन है? केंद्र में है सन। तो केंद्र में सन है और इसके चारों ओर है चक्कर काट रहे हैं, तो पृथ्वी भी चारों ओर चक्कर काट रही है। अब इसी बात को आगे बढ़ा दिया किसने? ब्रह्मगुप्त ने और भास्कराचार्य ने। ब्रह्मगुप्त ने एक बात और बता दी कि चक्कर तो ये काट रहे हैं, लेकिन उसने कहा ये पृथ्वी है ना, ये अपनी ओर चीजों को खींचती है। जैसे इनमें से ये ग्रह निकाल दिया हमने बाहर और इसका नाम क्या है? पृथ्वी। अब इस पृथ्वी को मैं अलग लिख रहा हूं, यहां देखो, तो ये आ गई पृथ्वी। अब इसके लिए ये कहा ब्रह्मगुप्त ने कि कोई भी चीज अगर गिरेगी पृथ्वी के दायरे में, उसके रेंज में अगर कोई भी चीज गिरेगी तो कहाँ आके गिरेगी? सीधी पृथ्वी पर। तो उसने कहा कि भाई इसमें ना एक आकर्षण का गुण है पृथ्वी में, जो हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। अगर ये हर एक चीज को अपनी ओर खींच रही है तो इसी आकर्षण के गुण को कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। ये बात कौन बता रहा है? ब्रह्मगुप्त। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले बताने वाले कौन थे? ब्रह्मगुप्त। अब ब्रह्मगुप्त ने भी एक यहाँ पर समस्या पैदा कर दी। उन्होंने ये तो बता दिया कि आकर्षण गुण है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि आकर्षण गुण
किस वजह से आ रहा है। क्लियर हुआ? जैसे अभी बताया ना हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो इन थ्योरी को तो बता रहे हैं लेकिन इनके गुण को नहीं बता पा रहे। बात समझ में आ रही? ऐसे ही जो ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त ने ये बताया भाई आकर्षण का, ये आकर्षण का केंद्र है और पृथ्वी जो है तो इसके अंदर कोई ना कोई आकर्षण है, ये हर चीज को अपने ऊपर अपने अंदर खींच लेती है। जैसे सेब गिरेगा तो पृथ्वी पे गिरेगा, इस मार्कर को छोड़ो तो पृथ्वी पे गिरेगा। तो यानी कि इसमें कोई ना कोई तो गुण है जो चीजों को अपने ओर खींच रही है। तो उसी आकर्षण का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले पहले कौन थे? ब्रह्मगुप्त। समझ में आया? पर अब इसका कारण क्या था, उस कारण को स्पष्ट किया फिर न्यूटन ने। आई बात समझ में? तो न्यूटन उस कारण को स्पष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के नियम को हम कहाँ पढ़ेंगे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में। न्यूटन के दो नियम, न्यूटन के गति नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। कंफ्यूज नहीं हो ना, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम वो अलग हो गए और न्यूटन के गति के नियम अलग, जो मैंने आपको पढ़ाया पहला, दूसरा और तीसरा खूब अच्छे से पढ़ाया था। जड़त्व का नियम खूब बढ़िया ढंग से। क्लियर हो रही है बात है? तो केपलर के नियम को हम देख रहे हैं। उस केपलर के नियम से पहले जो जो चीजें थी उस पर हमने बात करी। हमने किससे बात करी? जियोसेंट्रिक, क्या केंद्र में? जियो यानी कि अर्थ। हेलियोसेंट्रिक, क्या केंद्र में? सन। उसके बाद इसी को आगे बढ़ा रहे हैं ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त ने एक बात और बता दी कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है किसी आकर्षण बल के कारण, और उसी का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो बताया ब्रह्मगुप्त ने, लेकिन कारण नहीं बताया कि ये कारण किस वजह से आ रहा है। उस वजह को, उन सूत्रों को, इन सब फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे न्यूटन। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो लिख ले इसमें, ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया लेकिन इनके कारणों को स्पष्ट किया न्यूटन महोदय। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया लेकिन कारणों को स्पष्ट किया न्यूटन ने। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक का? एक बार फटाफट से इसे पढ़ के देखें और नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे हम इसके अंदर। कॉपर मिक्स हेडिंग बना लेंगे, कॉपर मिक्स, और एक बार से पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े देखें ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से। अब हेडिंग डालो इसके अंदर आप सभी लोग, कॉपर मिक्स। कॉपर मिक्स। अब कुछ कॉपर मिक्स के बारे में भी जान लिया, बात नहीं करना बिल्कुल। अब कॉपर मिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। लिखें, चौदहवीं और 15वीं शताब्दी के आसपास, 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास बड़ी खोज शुरू हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास बड़ी खोज शुरू हुई जिनमें कॉपरनिकस ने एक अवधारणा दी। कॉपरनिकस ने एक अवधारणा दी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब एक बात बता, जो कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, तो सूर्य जो कॉपरनिकस की थ्योरी हुई वो हेलियोसेंट्रिक की तो हुई, सही बात नहीं है? और कॉपरनिकस की थ्योरी किससे लिंक हो रही है? हेलियोसेंट्रिक तो हो ही गई। किस किस व्यक्ति से लिंक हो रही है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने तो बताया था, लेकिन बात चल रही है लगभग 14वीं और 15वीं सदी, 13वीं 14वीं 15वीं सदी के आसपास की बात। अब जरा समझना ध्यान से, 14th या 15th सेंचुरी, जो भी सेंचुरी चलती है उससे पहले का सन चलता है।
अगर 14वीं सदी है तो सन है 1300, और अगर 15वीं सदी है तो सन है 1400। अब जरा इन सन पे गौर करो, ये सन 1300 और ये सन 1400 है ना। इस वाले सन में भारत में तो राज चल रहा था मुसलमान, 1191 में त्राइन का पहला युद्ध, ठीक है। और 1498 वास्को डी गामा का आना, तो मुसलमान भी हैं और अंग्रेजों का भी आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 13वीं सदी से पहले पश्चिम के जो देश थे, पश्चिम के देश खूब बढ़िया तौर से खूब जागरूक हो चुके हैं, समझना है। तो पश्चिम के देशों में उस समय चर्च का बोलबाला रहता था ज्यादा, समझना ध्यान से, चर्च का बोलबाला ज्यादा। जो चर्च में पादरी लोग थे, उन पादरी को इतना योगदान था कि वो सरकार से ये कहते थे इस तरीके से, जो भी राजा होता था, कि आपके ऊपर भी होल्ड हमारा रहेगा, किताबों में क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से चर्चा होगी, सब कौन डिसाइड करेगा? चर्च के पादरी। कितना किससे टैक्स लिया जाएगा, किसको क्या सजा होगी, सब कौन तय करेगा? पादरी। तो पादरी ही लगभग करता धरता होते थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं सारे टॉपिक को ना, किसे पढ़ते हैं हम? वर्ल्ड हिस्ट्री। आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 2-3 क्लासे पढ़ा दूंगा उसकी अच्छे से। तो पादरी सब करता धरता, सब समझना क्यों मैं पादरी का जिक्र कर रहा हूँ। अब पादरी को ये लगता था कि जैसा हम बोल देंगे वैसे ठीक होगा। पादरी यहाँ तक कहते थे लोगों को कि तुम्हारे ना पुण्य खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? पुण्य। तो जो तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए तो तुम एक काम करो, हम तुमसे जो जो बातें कहते हैं ना कि भाई ये जो तुम्हारी सारी जमीन है तुम ये हमें दे दो, और हम स्वर्ग में जाएंगे, तुम्हारे लिए एक तुम्हारा पाप खत्म करेंगे और पुण्य लेकर आए, और तुम्हें फिर दोबारा दे देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पादरी इतना तक बहका के रखते। तो मैक्सिमम काम कौन कर रहे हैं उस समय? पादरी। अब पादरी ये कह रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं ना तो पृथ्वी ही केंद्र में है। ये कौन कह रहा है? अब समझना ध्यान से। अगर कोई चर्च के पादरी के खिलाफ गया तो फांसी तक दे देते थे, ठीक है। तो पादरी क्या कहते हैं कि केंद्र में क्या है? पृथ्वी। और कॉपरनिकस क्या कह रहे हैं? केंद्र में कौन है? तो पादरी ने ये कहा, कॉपरनिकस बोलो केंद्र में पृथ्वी है। कॉपरनिकस ने कहा नहीं, सन है। आई बात समझ में? तो पादरी ने कहा फांसी तैयार की जाए कॉपरनिकस के लिए, और कॉपरनिकस को फांसी पे चढ़ा भी दिया। कॉपरनिकस को फांसी दे दी गई। इस अवधारणा में तो आप समझो पादरी का कितना बड़ा रोल होता था हर एक चीज को मैनेज करना। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे समझाऊंगा इस चीज को। तो कॉपरनिकस को अपनी इस बात पे क्या दे दी गई? फांसी। उसके बाद जो है गैलीलियो ने भी यही कहा कि केंद्र में क्या है? सन। एकदम फिर आ गए चर्च। तो चर्च ने ये कहा, क्या याद नहीं है तुम्हें कॉपरनिकस? उसने कहा ठीक है, मैं लिखित रूप में देता हूं कि केंद्र में पृथ्वी है। डरा दिया उसे गैलीलियो को कि लिख कर दो कि केंद्र में कौन है? पृथ्वी। अगर हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, सब उसकी और चक्कर काट रहे, तो केंद्र में कौन है? पृथ्वी। तो कॉपरनिकस ने ये कहा, सॉरी गैलीलियो ने ये कहा कि नहीं नहीं, केंद्र में क्या है? पृथ्वी है केंद्र में। कहाँ घूम रही है? नहीं देख, क्या है केंद्र में? सन है। ये किसने कहा? गैलीलियो ने। लेकिन लिखित रूप में गैलीलियो ने कह दिया कि केंद्र में पृथ्वी है, क्योंकि चर्च का दबाव पड़ रहा था। पर मौखिक रूप से गैलीलियो ने यह कहा कि भाई मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा लिखित प्रमाण है ना, मैं उसको स्वीकार नहीं करता कि केंद्र में तो सूर्य ही है। और आगे जाते हैं तो आज आपके सामने वो अवधारणा सारी सिद्ध हो चुकी हैं कि केंद्र में सूर्य ही है। तो कॉपरनिकस ने कहा केंद्र में सूर्य है, बहुत ध्यान से। कॉपरनिकस ने कहा केंद्र में सूर्य, लेकिन फांसी दे दी। गैलीलियो ने भी कहा केंद्र में सूर्य, लेकिन चर्च ने दबाव बनाया तो गैलीलियो ने कहा केंद्र में अर्थ। जैसे का लिख कर केंद्र में अर्थ, लेकिन मौखिक रूप से कह रहा है कि भाई तुम्हारे कहने पे कहा जा रहा है, पर है तो सन नहीं। ठीक है। अब इन दोनों अवधारणाओं के बाद निकल कर आते हैं कौन? अबे न्यूटन। कैपलर। कौन आएंगे? कैपलर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैपलर के नियम। क्लियर होता है? तो एक क्लास हमारी खत्म होती है यहाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैपलर के नियम, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले इस पॉइंट को लिख लो, कॉपरनिकस वाले को। कहाँ तक लिखा था? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन चर्च ने बताया कि केंद्र में तो पृथ्वी है, और कॉपरनिकस को फांसी दे दी गई। केंद्र में तो पृथ्वी है और कॉपरनिकस को फांसी दे दी गई। ठीक है, बस यहाँ पे स्टॉप लिख देंगे, और नेक्स्ट हेडिंग से हम बात करते हैं किसकी? गैलीलियो और कैपलर के नियम पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास। ठीक है।